हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं थैलेनोसिकी में, जहाँ पर कि एलिस जो है वो फंसी हुई है होटल में। और कर्ट वॉलिस ने उनको बोला है कि मैं आपको अरेंज करूँगा वहाँ से पिकअप कराने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए ये सारी व्यवस्था करूँगा। जैसे हमने पिछले वाले उसमें जाना पिछले वाले एपिसोड में हमने जाना है कि एलिस ने कैसे वो आइवरी क्यूब्स जो है वो आइडेंटिफाई किया ओलंपियास की केव से, और ओलंपियास की जो टॉम थी उसी को पूरा उड़ा दिया। जो भी ये लोग हैं बायो टेररिज्म करने वाले लोग हैं या कौन लोग हैं पता नहीं इनके पीछे, और कौन है ये सारे लोग, चाहे वो पीटर हो या स्टार वॉर्स हो, ये कौन लोग हैं और जिन्होंने दो लोगों को मार भी चुके हैं। और किसी को भी उन्होंने उस साइट पे जो भी लोग थे, जो भी ओलंपियास की टॉम के तक गए थे या जो भी वहाँ पे इन्वॉल्व थे उस पूरे एस्कर्सन में या पूरे एस्केवेशन में, वो ज़्यादातर लोगों को मार चुके हैं और केवल एलिस ही बची थी उसमें, जो कि लास्ट सर्वाइवल है। और उसके पास वो क्यूब भी है जिसके पीछे लगे हैं या किस चीज़ के पीछे लगे हैं ये किसी को अभी तक पता नहीं है। तो आइए इस बार के जो एपिसोड है या इस बार की जो हमारी कहानी है यहाँ से आगे बढ़ेगी कि एलिस कैसे वहाँ से निकल पाती है या नहीं निकल पाती, आगे क्या होता है। और इधर इंडिया में विजय, कॉलिन और इमरान किदवई जो कि बेसिकली आईबी हेड है और टास्क फोर्स का उनको इंडिया का प्रमुख बनाया हुआ है। साथ ही यूएस का जो मिस्टर पीटरसन है, जिनको कि पूरी टास्क फोर्स का हेड बनाया हुआ है। यूएस और इंडिया का जॉइंट मिशन है, स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टेरर है उसके पीछे लड़ने के लिए, उसको समझने के लिए किस तरह का ये जो थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम महाभारत सीक्रेट के दौरान इस तरह का टेररिज्म, इस तरह के लोग जो है संपर्क में आए थे जो कि काफ़ी रिसोर्सफुल थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और कैसे उन्होंने डील किया था लास्ट वाली सीरीज में, और उसी हिसाब से उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है इस तरह की चीज़ों से लड़ने के लिए। और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे इस वाले एपिसोड में, और इसमें इमरान किदवई और अन्य चीज़ें इसमें जुड़ती जाएंगी इसी स्टोरी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बार की कहानी। इसमें पार्ट 3 है ये हमारा अलेक्जेंडर सीक्रेट का, महाभारत क्वेस्ट सीरीज का। तो इसको हम शुरू करेंगे, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, जिससे कि जो भी नया एपिसोड इस पर्टिकुलर सीरीज का या कोई और सीरीज का अगर आपको पास आता है तो एटलीस्ट आपको डायरेक्टली मिल सके। तो आपका अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लगातार सस्पेंसफुल बना हुआ है ये पूरा एपिसोड, और इसमें बहुत सारा सस्पेंस और बहुत सारा हिस्टोरिकल एज वेल एज मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नई जानकारियाँ इसमें आपके सामने आने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि जो एलिस थैलेनोसिकी के होटल में जो फंसी हुई थी और कर्ट वॉलिस ने उनको वादा किया था कि मैं इसको आपको वहाँ से पिकअप कराऊंगा। तो वो वहाँ पे, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया कि वो टीवी पे देखती है कि वो जो टेररिस्ट हैं या जो भी अननोन लोग हैं उन्होंने पूरा हाईवे को जाम किया हुआ था, और जो टॉम की जो साइट थी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके पास अभी आइवरी क्यूब्स है और वो थैलेनोसिकी के होटल में ही है एलिस। तो वो वापस से फ़ोन लगाती है कर्ट वॉलिस को इसी बीच में, और कर्ट वॉलिस को फ़ोन करके बोलती है कि मुझे आप किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकालिए, ग्रीस से कैसे भी करके, थैलेनोसिकी ग्रीस से मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जो भी अननोन लोग हैं, जो भी लोग हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं और दे आर वेरी वेरी पावरफुल पीपल्स। तो कैसे भी करके मुझे, तो कर्ट वॉलिस उनको वापस से अश्योर करता है कि नहीं आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अगर फ़्लाइट की जो भी यहाँ से जो फ़्लाइट जाती हैं यूएस की, उनमें अगर टिकट नहीं है तो मैं एक दूसरा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और मैं आपको 10 मिनट के अंदर वापस से कॉल बैक करूँगा कि क्या मैंने अरेंजमेंट किया, क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। तो वो 10 मिनट के बाद उसको कॉल करेगा, ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देते हैं कर्ट वॉलिस। और इधर दिल्ली में इमरान किदवई जो अपने ऑफिस में है, जस्ट 12 घंटे पहले उनके पास एक मेल आया था। इमरान किदवई के पास एक मेल आया, उसमें लिखा हुआ है हेल्प अनवर। वो उस मेल को देख के बहुत परेशान है और बड़ा हैरान है कि मतलब ये घोस्ट कैसे ज़िंदा हो गया, मतलब एक कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे ज़िंदा हो सकता है। इस बात को लेके वो परेशान है बहुत ज़्यादा इमरान किदवई। ये मैं पिछले 12 घंटे पीछे की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले हम लगातार जो एलिस का जो एलिस फंसी हुई थी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इसको थोड़ा सा स्किप किया था बीच में, कि इसी दौरान साथ ही साथ इंडिया में क्या चल रहा था मैं उसके बारे में अभी बता रहा हूँ आपको। मैं पीछे 12 घंटे हम वापस जा रहे हैं, 12-13 घंटे, जब इमरान किदवई जो आईबी हेड हैं
और टास्क फोर्स के जो मुखिया हैं इंडिया के, उनको मेल मिलता है हेल्प अनवर। तो बेसिकली अनवर का एक मेल मिलता है उनको कि हेल्प अनवर। तो बड़े हैरान है कि अनवर को तो बहुत समय से गायब है। अनवर एक्चुअली में एक पुराना मित्र हुआ करता था जो लखनऊ में उस जहाँ पर ये लोग पढ़ते थे उसके पास ही उसका घर था लखनऊ में, और वहाँ पे एक अपना एक शॉपकीपर्स, एक कह लीजिए एक व्यापारी के तौर पे वो काम करते थे और अपना छोटा मोटा व्यापार रन करा करते थे अनवर। और अनवर तो बहुत समय से गायब है, उसका कोई ट्रेस नहीं था। पिछले काफ़ी समय से वो अनवर को से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे इमरान, क्योंकि उनके साथ में पढ़ा था, कॉलेज भी उसके साथ में किया था। और इधर जो है जो इमरान किदवई है वो आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गए थे, और फिर उनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और वो आईपीएस बन गए। और वहाँ जो अनवर है वो अपना जो ख़ानदानी बिजनेस था उसको उसने संभाल लिया था वहाँ पे, और वो काम कर रहा था, लेकिन काफ़ी समय से ये कांटेक्ट में नहीं थे। तो अचानक से अनवर का जो मेल मिलता है तो वो सोचता है कि बोले ये कैसे पॉसिबल है कि अनवर अचानक से कैसे इसको मेल मिलता है। तो वो बड़ा थोड़ा सा परेशान भी है, पजल्ड भी है, ये क्या है मामला, पूरा समझ में नहीं आ रहा है उसको, ये क्या चक्कर है। और वो उसी समय रात में ही अपनी टीम को ऑर्डर करता है कि बोले पता करो कि ये मेल कहाँ से आया है, क्या लोकेशन है इसका आईएसपी एड्रेस वगैरह सब आइडेंटिफाई करो। तो वो उसकी टीम जो है पूरी लग जाती है इस काम में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन इमरान किदवई जो है वो इम्पेशेंट बना हुआ है कि बोले क्या हुआ है, क्या मामला है, ज़रूर हो सकता है कि ज़रूर अनवर को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी इस तरह का कुछ इशू है। तो उसकी टीम वहाँ लगी हुई है दिल्ली में पता करने के लिए कि कहाँ पर क्या ट्रेस हो सकते हैं, किस तरह की हम ट्रेस करें, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। तो उस आईपी एड्रेस को, उस सारे प्रोटोकॉल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ में लगी हुई है उनकी टीम। और इधर जूनागढ़ फोर्ट में कॉलिन के पास ऑलरेडी एलिस का फ़ोन आया ही था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। तो जूनागढ़ फोर्ट में जो विजय और कॉलिन्स हैं उनके पास ऑलरेडी फ़ोन आया ही था। तो कॉलिन को पता है कि मतलब एलिस किस तरह की कंडीशन में है। वो एलिस को फ़ोन करता है वहाँ से, कॉलिन फ़ोन करता है कि क्या स्टेटस है, अभी क्या क्या अपडेट है। तो बताता है, वो बताती है उसको कि भाई कर्ट वालिस ने उसको बोला है कि मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कैसे आपको वहाँ से निकालना है, ग्रीस से कैसे निकालना है। और लेकिन इसी बीच में एलिस ये भी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, और जो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं वो लोग तो बहुत ही रिसोर्सफुल लगते हैं, और अगर मैं यूएस जाती हूँ तो वो तो वहाँ तो तुरंत मेरे को हंट डाउन कर लेंगे, क्योंकि उनको तो घर ही पता होगा मैं कहाँ रहती हूँ यूएस में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं बहुत पजल्ड हूँ। तो कॉलिन उसको रीएश्योरेंस देता है बस सिंपली, और ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच में जो आईबी की जो टीम है जो कि इमरान किदवई ने लगाई थी आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए ये कहाँ से आया, तो उनको पता लगता है कि ये कोई दिल्ली के किसी जगह से ये ईमेल जो है वो ट्रिगर हुआ है। और उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए वो बोलता है कि आप आइडेंटिफाई करो लोकेशन, किसी भी सारा रिसोर्स लगा दो, पता करो कैसे कहाँ से आया है ये। जबकि बेसिकली इमरान किदवई एक बहुत ही लॉफुल पर्सन है, जो कि बेसिकली लॉ फॉलो करने वाला पर्सन है, लेकिन वो इस केस में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो वेट करने को तैयार नहीं है कि कोर्ट की परमिशन लेनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो बोलता है कि मुझे अभी के अभी पता करके बताओ कि ये क्या इसकी नियरेस्ट लोकेशन हो सकती है, कहाँ से आया होगा ये जो पर्टिकुलर ईमेल है। तो उसकी टीम जो है उसमें लग जाती है, और आधा घंटे बाद ही उसकी टीम के जो मेंबर हैं मिस्टर विक्रम आके बताते हैं कि बोले सर ये दिल्ली में एक लोकेशन है, और इसके हमने एक जो इसकी आसपास की जो 10 किलोमीटर की जो पेरीफेरी है वो आइडेंटिफाई कर ली है, और उसकी लोकेशन है, हम उसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए। तो इमरान किदवई पूरी टीम को बोलता है कि वो फटाफट तैयारी करो, और मैंने कमांडो टीम को भी मैं अलर्ट पे डाल देता हूँ कि पता नहीं क्या किस तरह का कहाँ पर क्या इशू हो जाए, क्या क्या ज़रूरत पड़ जाए, और वो इन्फॉर्म करते हैं। इसी बीच में अचानक से उनको पता चलता है कि भाई दिल्ली में जिस लोकेशन की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ही भीषण आग लगी हुई है, और फायर टेंडर्स जो है बुलाए हुए हैं वहाँ पे। और ये लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, जब साइट पे जो पर्टिकुलर साइट जहाँ से ये एक्चुअली में जो उन्होंने ईमेल को जो ट्रैक किया था, आईपी एड्रेस जो ट्रैक किया था, वो एक कोई बिल्डिंग है, उसमें भारी भयानक टाइप से आग लगी हुई है, और फायर टेंडर्स लगे हुए हैं, 20-20 गाड़ियाँ जो आग बुझाने वाली लगी हुई हैं, और वो काम में लगी हुई हैं। और इमरान और उनकी पूरी टीम जो है वो बाहर खड़ी हुई देख रही है उस बिल्डिंग को उस समय, और पजल्ड है कि बोले ये क्या हो गया, अचानक से हमने आइडेंटिफाई तो किया लेकिन पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। जैसे ही उनको परमिशन मिलती है फायर टेंडर्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि नाउ द फायर हैज़ ऑलरेडी इन कंट्रोल, नाउ यू कैन विजिट द साइट, आप विजिट साइट के अंदर जा सकते हैं।
तो इमरान और उनकी टीम पूरी तरह से फटाफट साइट के उसके अंदर जाती है, और ये कुछ करीबन 5-6 माले की बिल्डिंग है, और इसे पूरा अपना चालू कर देते हैं पता करना कि क्या है इस बिल्डिंग में, किस चीज़ का है। पता लगता है कि ये कोई टाइटन फार्मास्यूटिकल्स की बिल्डिंग है, और यहाँ कुछ रिसर्च वगैरह कंडक्ट की जाती है, पैथोलॉजिकल रिसर्च होती हैं, नए जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो दवाइयों की जो नई दवाइयाँ आती हैं उसके ऊपर रिसर्च होती है। ऐसा उनकी टीम बताती है इमरान को कि बोली सर इसमें ये सारा चीज़ें होती हैं, इसके बारे में अभी तक ये जानकारी मिल पाई है। तो इमरान बोलता है नहीं, आप किसी तरह से पता करो, पूरी बिल्डिंग को छान मारो, एक एक चीज़ को, एक एक चप्पे को छानो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ ऐसा, अचानक से बिल्डिंग में ऐसी क्या क्या लगी आग। तभी इमरान को उसको वॉकी टॉकी पे 4th फ्लोर से फॉर्म वो आता है कि बोले सर आप प्लीज़ ऊपर आइए फटाफट। तो वो फटाफट, इमरान बेसिकली कुछ 40-45 साल का बंदा है और एक एथलेटिक भी है, तो फटाफट दौड़ता हुआ सीढ़ियों से सीधे स्टेयरवे से सीधा पहुंचता है चौथे माले पे। और वहाँ जहाँ पहुंचता है वो बेसिकली एक प्रकार की IT लैब टाइप की लग रही है, सारे जो कंप्यूटर हैं सबके सब जले हुए हैं, और वहीं उनको एक कंप्यूटर के पास में एक व्यक्ति जो है पूरी तरह जले हुए अवस्था में मिलता है। तो इमरान को लगता है कि ये अनवर ही तो नहीं है कहीं, उसको ऐसा मतलब बोलता है कि अनवर। तो वो बोलते नहीं सर अभी तक तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, कोई नन ऑफ द बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड, ये एक बॉडी मिली है, इसको आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। तो अनवर बोलता है एक काम करो, इसको ना DNA फॉरेंसिक्स के लिए भेजिए आप इसको, और बाकी सारे चीज़ें जो भी हार्ड ड्राइव मिल सकती हैं इस IT लैब से, जो कुछ भी डाटा रिकवर कर सकते हैं उसमें आप लगिए। और पूरी तरह से जो टीम है इमरान किदवई की वो पूरी छानबीन में लग जाती है, क्योंकि एक डेड बॉडी मिली है तो अब और सस्पिशन बढ़ जाता है कि बोले ये डेड बॉडी कैसे हो सकती है और किसकी डेड बॉडी है। और डाउट उसको है कहीं ये इमरान का ही तो नहीं है, कहीं इमरान की डेड बॉडी तो नहीं है वो जिसको खोजने के लिए वो लोग आए थे, क्योंकि IP एड्रेस के हिसाब से वही सेम लोकेशन थी जहाँ वो पहुँचे थे। तभी इमरान को उसके एक और कलीग का वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्मेशन आता है कि सर एक बार नीचे आइए, यहाँ पे कुछ मिला है हमें। तो वो फटाफट नीचे पहुँचते हैं तो वो बताता है कि सर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लिफ्ट है इनकी, वो लिफ्ट जो है वो 5 फ्लोर तक जाती है और ग्राउंड फ्लोर तक आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे और भी कहीं जाती है लिफ्ट, ऐसा कुछ इसमें सिस्टम में समझ में आ रहा है। तो बताता है कि सर इसकी लिफ्ट में जो पैनल होता है लिफ्ट में बटन दबाने का, इस पैनल के पीछे एक और छुपा हुआ पैनल है जिसमें कि कोई स्वाइप कार्ड सिस्टम है कि इसमें कार्ड को स्वाइप करेंगे तो फर्दर जो है लेवल्स जो है वो ओपन अप हो जाएंगे, और लिफ्ट जो है जहाँ और जो ऑक्यूपेंट है वो उस लिफ्ट में वहाँ तक नीचे जा सकता है। तो वो पैनल को देखते हैं तो उसमें पैनल के अंदर कार्ड स्वाइपिंग का सिस्टम है, और उसमें फर्दर डाउन नीचे जाने के लिए स्पेशली अरेंजमेंट है जो कि आमतौर पर छुपा हुआ है, जो कंसील्ड है। तो वो इमरान और हैरान है कि बोली फिर तो ये बहुत बड़ा लफड़ा है, पूरा छान मारो। फायर टेंडर डिपार्टमेंट को भी बोलता है कि बोले आप पता करोगे, यहाँ पता लगा है हमें कि यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट भी है, ये 4 फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के अलावा। तो पूरे लग जाते हैं खोजबीन में। तभी उनको एक ऐसा जगह मिलती है, एक एंड पॉइंट टाइप का एक रूम मिलता है जो कि आमतौर पे छुपा हुआ है बेसिकली दीवार के पीछे। तो वो दीवार को तोड़वाते हैं तो पता चलता है कि उसके पीछे जो है वो स्टेयरवेज है, नीचे जा रहे हैं जो स्टेयरवेज। तो स्टेयरवेज से नीचे जाते हैं, उनकी टीम पूरी टॉर्च सारे तैयारियों से नीचे जाती है, देखती है भाई क्या है वहाँ पे, मामला क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जिसको ऐसा छुपाया हुआ है, इस तरह से कंसील्ड करके कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। ये इस बात को लेके बड़ा हैरान है। तो इमरान अपने टीम को साथ ही साथ ये भी ऑर्डर करता है कि यार पता करो इसके बारे में, ये क्या चक्कर है टाइटन फार्मास्यूटिकल्स का, ये इस तरह से कैसे किया है, इसके डायरेक्टर्स कौन है, कौन लोग हैं, किस तरह की रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, इसके बारे में सब कुछ पता करो पूरा। आई वांट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। बोले ठीक है सर, मैं कल या 1-2 दिन के अंदर मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता करता हूँ। और वो जो स्टेयर केस है जो नीचे जा रहा है उसमें जाते हैं फायर टेंडर्स, पहले जाते हैं और पूरा क्लीन अप करते हैं, मतलब लाइट वाइट के साथ में वैसे आते हैं। इमरान और उनकी टीम भी जाती है, IB की टीम। तो वहाँ पर नीचे जो है करीबन 3 फ्लोर हैं नीचे, और सबसे नीचे की जो 2 फ्लोर हैं, सबसे नीचे वाली बॉटम फ्लोर और उसके जस्ट ऊपर वाली जो फ्लोर हैं वो एक प्रकार का कुछ एकोमोडेशन टाइप के दिख रहे हैं वो। और वहाँ जाते हैं और जब वो 2nd और 3rd फ्लोर में जब पहुँचते हैं तो देख के हैरान है कि वहाँ पे जो एकोमोडेशन टाइप के यानी क्यूबिकल्स टाइप के बने हुए हैं जिसमें कि लोग रह सकें। जैसे कि आपने देखे होंगे जो होटल्स होते हैं ना जिसमें कि डॉर्मेटरी होती है, डॉर्मेटरी तो ओपन होती हैं, ये डॉर्मेटरी मतलब क्लोज्ड है जिसमें कि बाहर से लॉक लगा सकते हैं, डिजिटल लॉक्स इसमें लगे हुए हैं और सब बंद हैं डॉर्मेटरीज। तो वो लॉक तोड़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर जो है वो कार्पसेज हैं, कार्पसेज यानी बॉडी मिलती है वहाँ पे लोगों की जो मरे हुए हैं। अब वो मरे किस चीज़ से हैं ये जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था इमरान और उनकी टीम के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे जो लोग थे उन सबको गोली मार दिया गया था, गोली मारी गई थी
और लगभग ऐसे उनको करीबन 100 लोगों की बॉडियाँ उसमें इस तरह के क्यूबिकल्स में या कह लीजिए इस तरह की डॉर्मेटरीज में मिलती हैं, जो कि बाहर से लॉक्ड हैं सारे डॉर्मेटरीज। तो वो हैरान है कि बोले ऐसा क्या इसमें ये लोग क्या चीज़ कर रहे थे कि इस तरह के लोगों को उन्होंने मार दिया और जानबूझ के आग लगाई है। इसका मतलब तो यही निकल के आता है, उनको ये समझ में आता है इमरान को। इमरान सोचता है बोले ये तो फिर बहुत बड़ी गहरी साजिश है या किसी बड़ी साजिश को कवर अप करने का कुछ प्लान है, ऐसा इमरान सोचता है अपने मन ही मन कि मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है बहुत बड़ा। मतलब इसके लिए तो मुझे इमीडिएटली जो बॉस हैं, टास्क फोर्स के बॉस हैं पीटरसन यूएस वाले, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसी बीच में वो सारे जो कॉर्पसेस मिले हैं उनके सैंपल्स को वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेजते हैं इमीडिएटली। जो भी अवेलेबल फ्लाइट है उससे उस सैंपल्स को भेजते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारे उनको जो कंप्यूटर से कुछ हार्ड डिस्क जो रिकवर हो सकती हैं उसको भेजते हैं रिकवरी के लिए। और ये सब चीज़ें रात ही रात वो फटाफट कर रहे हैं जिससे कि पीटरसन को वो सारी इन्फॉर्मेशन मेल कर सकें। और इसी बीच में सारी चीज़ें वो जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनके पास वो इमीडिएटली ईमेल भेजते हैं पीटरसन को, और वहाँ इन्फॉर्म करते हैं पीटरसन के ऑफिस में कि वी नीड ए अर्जेंट मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट मीटिंग की दरकार है एक टास्क फोर्स की, कि यहाँ पे कुछ ऐसा इस तरह का एक नई घटना हुई है जिसमें कि इतने सारे कॉर्पसेस मिले हैं और पूरी बिल्डिंग को आग से जला दिया गया है। तो ये एक नए टाइप का रेवलेशन उनको समझ में आता है कि बोले ये क्या हुआ अचानक से, ऐसा कैसे क्यों हुआ ऐसा। तो ये इस चीज़ को लेके इमरान बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान भी है और पजल्ड भी है कि ये है क्या मामला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कोई टेररिज्म कर रहे थे या क्या कर रहे थे ये लोग, किस तरह की ट्रायल कर रहे थे, और उसके बारे में डेटा पूरा निकालते हैं। और इस तरह से ये सारा डेटा उनको वो मेल करके रखते हैं पीटरसन को पहले से ही कि सारी चीज़ें जो भी, और जो सैंपल्स वगैरह जो हो सकते हैं और जो सैंपल प्रिजर्व कर सकते थे डिफरेंट सैंपल्स, जिससे कि पता लगे कि क्या रिसर्च चल रही थी, वो लोग किस तरह से क्या लोग थे, उनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन मिल सके, उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और अदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्या ये कॉर्पसेस का पर्पस क्या था, क्यों थे वो इतने सारे कॉर्पसेस उसके अंदर। जबकि वो लोग कोई भी आग से नहीं मरे थे, आग से या धुएं से नहीं मरे थे, उनको गोली मारी गई थी। तो ये और सस्पिशन पैदा करता था कि मतलब ये बहुत बड़ा कुछ कवर अप है, कुछ बहुत बड़ा लफड़ा है ये तो बहुत बड़ा। इस चीज़ को लेके वो परेशान है इमरान किदवई। और इधर तभी अचानक से उसको एलिस को फ़ोन आता है कर्ट वालिस का कि मैंने आपके लिए मैंने स्पेशल इंतज़ाम किया है। हम एक जो प्राइवेट जेट है, मैंने मेरे लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं ग्रीस में, उनसे हमने एक प्राइवेट जेट की अरेंजमेंट किया है। तो हम प्राइवेट जेट आपको उसके थ्रू आपको हम यूएस आपको मैं शिफ्ट करा देता हूँ। लेकिन एलिस परेशान है कि मैं यूएस जाऊँ कि ना जाऊँ या कहाँ जाऊँ, तो यूएस में जाता ही वो तो हन डाउन कर देंगे जो भी लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो वो इस चीज़ को लेके परेशान है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं क्यों ना मैं कहीं और चले जाऊँ अदर देन यूएस। तो वो कर्ट वालिस को बोलती है कि नहीं, मुझे एक काम करो, आप मुझे ना सो एंड सो लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशंस पे आप मेरे लिए वो कर दो, मैं यूएस जाना नहीं चाहती। बट तो एलिस तो कर्ट वालिस बोलते हैं, बोले ठीक है जैसा आप चाहो मैं आपके लिए वैसा उस तरह का अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो आप अभी से 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपकी जो है वो फ़्लाइट रहेगी, और जो फ़्लाइट यानी स्पेशली जो प्राइवेट जेट है वो अवेलेबल रहेगा, वो आपके लिए मैं अरेंज करता हूँ। तो आपकी जो पसंद की लोकेशन है मैं फिर वहाँ पर आपको भेज देता हूँ, जो सेफ़ हो सके आपके लिए। मैं भी चाहूँगा कि आप सेफ़ रहें। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ सेफ़ हो सकते हैं जो आप सोच रही हैं, तो मैं आपको उसी लोकेशन पे आपको मैं भेज देता हूँ, उसके लिए अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो वो फिर वापस से कर्ट वालिस अपने लोगों को लगा देता है कि भाई इसको इनके लिए एक सेफ़ प्लेसेस का इंतज़ाम किया जाए, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस ना रहे, यानी जो पासपोर्ट वगैरह जो भी चीज़ों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं वो सब भी नहीं होगा। मैं सब कुछ बाईपास करा दूंगा, जिससे कि आपका ट्रेस नहीं रहेगा ग्रीस में कि आप कहाँ गए ग्रीस से उसके बाद। तो इस तरह का सारा इंतजाम जो है वो कर्ट वालिस उसको बोलता है कि मैं करके रखता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे जो पीटरसन को उन्होंने मेल किया था, तो पीटरसन अचानक से उसको मेल मिलता है, वो पजल्ड है पीटरसन, बोले क्या नया लगता है, कुछ और हेडेक आ गया तो उसको कैसे डील करेंगे। तो वो मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं है मतलब उस मीटिंग के लिए। उसको पता है कि अभी से 2 घंटे बाद जो है वो मीटिंग है उसकी टास्क फोर्स टीम के साथ में। तो वो एक काम करता है, बोले जो मेल आया है, मेल के कंटेंट को देख के लगता है कि मुझे कुछ और लोगों की हेल्प लगेगी। तो सीडीसी को पीटरसन जो है मेल करते हैं। सीडीसी के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रॉयसन, उनको मेल करते हैं कि आपको भी इस मीटिंग में रहना है हर हाल में, क्योंकि ये कुछ अजीब ही मामला लग रहा है।
और रॉयसन कंफर्म करते हैं ओके आई विल बी देयर इन द मीटिंग इन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सो नेक्स्ट इसके जस्ट 2 घंटे बाद ही ये लोग आपस में जुड़ते हैं। इमरान किदवई यहाँ दिल्ली में अपने आईबी हेडक्वार्टर से जुड़ते हैं और वहाँ पीटरसन जो है यूएस से और साथ में रॉयसन जो है वो सीडीसी के हेडक्वार्टर से उनको आपस में मिलते हैं ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो पीटरसन जो है डायरेक्टली पॉइंट पे आता है। पीटरसन बेसिकली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और वो एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट भी है और एक यूएस का जो नेवी सील होता है वो भी है, वो भी रह चुके हैं वो। तो वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है और अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन है और वो स्टेट पॉइंट पे आता है। वो डॉक्टर रॉयसन से डायरेक्टली पूछता है सीडीसी से कि वो थैंक यू मिस्टर रॉयसन कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इसमें आना स्वीकार किया इस मीटिंग के साथ में। तो मैं सीधा पूछना चाहता हूँ कि बोले आपने जो इमरान किदवई ने जो आपको रिपोर्ट्स भेजी हैं उनमें क्या है ऐसा, मतलब आप थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ हाईलाइट डाल सकते हैं या क्या उसके ऊपर वो है। तो डॉक्टर रॉयसन बोलते हैं कि बोले हमने अभी प्रिलिमिनरी जो है वो फाइंडिंग्स है हमारी टॉक्सिकोलॉजी की जो रिपोर्ट है, जो भी चीज़ें आई हैं टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट और अदर जो रिपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की जो रिपोर्टिंग है पीसीआर की। पीसीआर बेसिकली एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि हम डीएनए को एम्पलीफाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए, उसको पीसीआर बोलते हैं। जस्ट टू मेक यू अवेयर, आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो डॉक्टर रॉयसन ऐसा बोलते हैं इमरान किदवई। इमरान किदवई बोलता है नहीं नहीं मैंने भी कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया है, गूगल कर लिया है इसके बारे में कि पीसीआर क्या है और टॉक्सिकोलॉजी वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इमरान ये उनको बोलता है डॉक्टर रॉयसन को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी इसमें बड़ा कुछ स्ट्रेंज बातें कुछ दिख रही हैं इस पूरे केस में जो डॉक्टर रॉयसन बोलते हैं। तो रॉयसन एग्जैक्टली क्या बोलते हैं मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ इसमें पूरी कि डॉक्टर रॉयसन जो सीडीसी के जो एक खास वैज्ञानिक हैं स्पेशली वो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो कि जिससे कि मुझे थोड़ा सा बड़ा कि कॉम्प्लेक्स केस लग रहा है ये, डॉक्टर रॉयसन ये बोलते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो फाइंडिंग है बहुत ही प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है और स्पेकुलेटिव ही बोलूँगा अभी मैं जो कुछ ही बोल रहा हूँ कि मैं एक अंदाजे से ही बोल रहा हूँ जो भी बातें मैं बताना जा रहा हूँ आपको मैं। तो वो बताते हैं कि इसमें एक प्रीवियसली अननोन अनआइडेंटिफाइड बैक्टीरियम है जो पाया गया है इसके अंदर और एक अननोन रेट्रोवायरस जो है वो प्रेजेंट है। इन सारे के सारे जो भी ऑल सैंपल्स जो आपने भेजे थे और या जो ऑल सैंपल्स की जो रिपोर्ट भेजी है उसमें, तो ऐसा डॉक्टर रॉयसन बोलते हैं कि उसमें एक अनआइडेंटिफाइड बैक्टीरियम और साथ में एक अननोन रेट्रोवायरस इन सारे के सारे उसमें पाया गया है। रेट्रोवायरस एक वायरस की एक कैटेगरी होती है और बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया बेसिकली। तो ऐसा डॉक्टर रॉयसन बोलते हैं और वो बताते हैं कि सीडीसी जो है वो फर्दर जो है इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो फाइनल कंक्लूजन आएगा हमारी रिपोर्ट का वो हम आपको और बताएंगे कि ये एक्चुअली में जो हमारी जो जीन की जो लाइब्रेरी है यानी जो बैक्टीरियम्स जो होते हैं या जो वायरसेस होते हैं उनकी एक पूरा एक जेनेटिक कंपोजिशन का एक लाइब्रेरी है जिससे हम मैच करके देखेंगे ये किस पर्टिकुलर बैक्टीरियम से मैच हो रहा है और किस पर्टिकुलर रेट्रोवायरस के साथ में उसका मैच हो रहा है। तो वो हम थोड़ा सा कुछ समय लेके आपको बताएंगे कि ये क्या है मामला पूरा और वैलिडेट और जो रिजल्ट है उनको हम फर्दर वैलिडेट करेंगे। जो आपने सैंपल्स हमें शिप किए हैं उनको भी हम फर्दर स्टडीज़ करेंगे और फर्दर चेक करेंगे कि ये क्या है मामला। तो वो वापस से वो पूरी रिपोर्ट को स्कैन करता है और बताता है कि एक ऑड बात बताता है इसके अंदर कि वो ये बोलता है कि बैक्टीरिया जो पाया गया उसके अंदर उन्होंने उस बैक्टीरिया ने अपने चारों ओर एक रोबस्ट बायोफिल्म बनाया हुआ था, एक रोबस्ट बायोफिल्म था। और इसमें एक बड़ी और भी एक अजीब बात है कि ये सारे के सारे जो जितनी भी बॉडीज आपको मिली है जो भी आपने सैंपल्स भेजे हैं इनमें जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो करीबन 3 से 4 साल पहले हुआ था और जो बैक्टीरियम है उसने एक बायोफिल्म अपने चारों तरफ बना रखी थी और इस बायोफिल्म की वजह से जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी होती है जिसको कि हम बेसिकली जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं CMI बोलते हैं उससे वो बचा हुआ था वो बैक्टीरियम बेसिकली। अदरवाइज जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो उस बैक्टीरिया को किल कर देती है या फिर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है बढ़ जाएगा उसके अगेंस्ट में अगर वो है। लेकिन बट ये डोरमेंट फेज में था बायोफिल्म की वजह से और इसको जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी थी वो भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। इस तरह से ये 4 साल तक तो ऐसा इसमें समझ में आ रहा है। और एक लार्ज उन्होंने एक मैट्रिक्स टाइप का उसने बना लिया था, प्रोटेक्ट किया हुआ था अपने आप को बैक्टीरियम ने
और जो हमारी जो ह्यूमन की जो प्रोटीन है उसके साथ में वो जुड़ गया था पूरी तरीके से ये बैक्टीरियम जो है। और ऐसा ऐसा कम से कम ये हमारी जो टॉक्सिकोलॉजी और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर की जो रिपोर्ट है और डीएनए सीक्वेंसिंग की जो रिपोर्ट है उससे ये चीज़ हमें पता चली है। और वो बोलते हैं कि वो पूछता है रॉयसन कि आपको ये सैंपल मिले कहाँ से बेसिकली। तो कोई रॉयसन को ही पूरा इसका बैकग्राउंड नहीं पता था, तो डॉक्टर रॉयसन पूछते हैं कि आपको कहाँ से मिले सैंपल, केदवाई से पूछता है। तो इमरान केदवाई बताता है उनको पूरा इसके बारे में इवेंट का पूरा सीक्वेंस बताता है कि कहाँ से कैसे कैसे मिले, क्या ट्रायल चल रही थी उसके बारे में। उसको तो आइडिया नहीं है। वो जो हार्ड ड्राइव है उसकी फाइल्स भी उसने भेज के रखी हुई हैं स्पेशली पीटरसन को। तो वो सारी चीज़ें बताता है कि सैंपल हमें रैंडम सिलेक्शन से हमने सैंपल लिए, जो भी कार्पसेस से यानी जो भी बॉडीज़ थी जो मर चुके थे लोग, उनके बॉडी से रैंडम सैंपल लिए और एक फैसिलिटीज़ से लिए जिसमें कि क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बताया कि कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे थे वो लोग। अब किस तरह की क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे थे, कुछ हार्ड डिस्क वगैरह जो सारी चीज़ें उन्होंने भेज रखी हैं। तो सेम तो वो बताते हैं कि उसमें भी कुछ जो हार्ड डिस्क में भी जो हमें जो फाइंडिंग है वो भी कुछ ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बोल रही है उसमें भी, इसी तरह की बातें बोले जो डॉक्टर रॉयसन उनको बता रहे हैं उसके बारे में, जो उसका उनका जो प्रिलिमिनरी कंक्लूजन है उस रिपोर्ट के आधार पे, जो एनआईवी पुणे की रिपोर्ट और जो उन्होंने कुछ स्टडी अपनी सीडीसी में कंडक्ट करी उसके बेसिस पे। तो मेडिकल हिस्ट्री भी उनकी जो है वो मैच कर रही है जो उन्होंने शेयर करी थी। कुछ कुछ पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो रिकवर कर पाए हार्ड डिस्क से जो उस लेबोरेटरी से जहाँ ये आग लगी थी। तो बताते हैं कि सारे के सारे जो लोग हैं वो रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन से मरे हैं उसके बाद, मतलब ये सॉरी उनको पहले जो है वो इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के बाद उन सभी लोगों को लोग जो है वो उसके इन्फेक्शन होने के 4-5 साल बाद अचानक से उनको वापस से कुछ इन्फेक्शन हुआ और 5 से 7 दिन में उन सभी की डेथ हो गई। ऐसा मेडिकल हिस्ट्रीज जो है इनकी बोल रही है सभी की, जो भी लोगों की जो मेडिकल हिस्ट्री वो रिकवर कर पाए वहाँ से। तो बोलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंज मामला लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा माइक्रोबैक्टीरियम है जो बायोफिल्म बना लिया, जो ह्यूमन प्रोटीन के साथ में अटैच हो गया और 4-5 साल तक छुपा रहा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से, और उसके बाद अचानक से इन्फेक्शन होता है उन्हीं सारे पेशेंट्स को या उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स यानी जो क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ हो रहे हैं लोग, इन्फेक्शन होता है और 5 से 6 दिन में उनकी डेथ हो जाती है उस तरीके से। तो इसके बारे में वो बोलते हैं कि बोले ये तो कुछ मतलब ये इसमें और अच्छे से मैं बता नहीं पाऊंगा जब तक कि और अच्छे से रिसर्च हम सीडीसी में नहीं कर लेते हैं इसके बारे में कि ये कैसे हो रहा है और किस तरह से ये उसने परसिस्ट किया, किस तरह से उसने जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसको कैसे धोखा दिया उसने, मतलब जो बैक्टीरियम है उसने। तो इस तरह की बातें वो बता रहा है रॉयसन जो है इमरान किदवई को और पीटरसन को बायोफिल्म के बारे में, कि बायोफिल्म जो फॉर्म करी उसने उसके चारों तरफ, तो उसके बारे में वो पूरा बताता है डिटेल में। तो फिर वो बताते हैं आगे के तो फिर वो आगे बताता है कि CMI एंड अदर ट्रिगर्स फैक्टर एक्टिवेटेड द pathogenicity of the bacteria releasing their toxins which produce symptom like high fever, chills, excessive thirst, dysphoresis and acute abdominal pain। तो बताते हैं कि हो सकता है कि ये लोग जब डेथ हुई इनकी, जब इन्फेक्शन जब दोबारा से इनको जब इन्फेक्शन हुआ, पहले तो 4-5 साल पहले इन्फेक्शन हुआ, उस बैक्टीरियम ने चारों ओर बायोफिल्म बना ली जिससे कि जो बॉडी की जो ओरिजिनल इम्यूनिटी होती है उससे वो बचा रहा, और फिर हो सकता है अचानक बीच में जो CMI है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, उसमें कुछ ट्रिगर हुआ हो और वापस से जो बायोफिल्म है वो टूटी हो, और बायोफिल्म के टूटने से जो बैक्टीरियम है उसने अपने टॉक्सिन्स को जो है बॉडी में डाला हो और वापस से इन्फेक्शन हुआ हो, और उस इन्फेक्शन की वजह से हाई ग्रेड फीवर, एक्सेसिव थ्रस्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेट में दर्द होना, इस तरह की शिकायत होने के बाद वीकनेस और इस तरह की समस्याएं और इंटरमिटेंट पीरियड्स ऑफ एनर्जी, मतलब कभी उनको थकान लग रही है, कभी एनर्जी का महसूस हो रहा है, इस तरह की समस्याएं होके और डेल्यूजन वगैरह, मतलब कि उनको अजीबोगरीब दिखाई दे रहा है, इस तरह की समस्याएं रही होंगी जब वो उनकी डेथ से पहले। और अब फाइनली जो है वो प्लेसिड पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस भी उनको हुआ होगा उसके बाद। तो इस तरह की बातें रॉयसन बताते हैं कि ऐसा संभावित है कि ऐसा हुआ हो जिससे इनकी जब ये डेथ हुई, जो सारे सिम्टम्स जो हैं वो ऐसा डिस्प्ले कर रहे हैं इनकी जो फाइल है उसके हिसाब से, और यही मुझे समझ में आ रहा है। तो इमरान पूछता है कि फिर वो वायरस के बारे में आपने बोला था कि इसमें कि वायरस भी है,
वो पूछता है रॉयसन से। तो डॉक्टर रॉयसन बोलते हैं कि वायरस के बारे में तो अभी मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा, कोई उसके बारे में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अननोन वायरस का क्या मामला है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता पाते नहीं है डॉक्टर रॉयसन। बोलते हैं मैं स्टडी जो होगी उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो अब ये लोग कंक्लूड करते हैं पैटरसन और किदवई कि हो सकता है शायद ये कोई बायो टेररिज्म के लिए कोई नए तरह का ट्रायल चल रहा है, या ये क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग क्यों मारे गए और इस तरह की क्यों ट्रायल करी गई उनके ऊपर, इस तरह की क्या समस्या, ऐसी ट्रायल क्यों करी गई उनको, ऐसे लोगों के साथ ट्रायल करी, मतलब एक जिंदा इंसान के साथ में इस तरह से ट्रायल करी जा रही है। मतलब वो इसको बात को लेके बड़ा हैरान है, मतलब पीटरसन भी और किदवई भी, दोनों लोग। तो वो बोलते हैं ठीक है, इसको हम इस मैटर को आगे देखते हैं और बाकी कंक्लूड करते हैं कि बोले हम डीएनए सीक्वेंसिंग और बाकी जो फर्दर रिपोर्ट आएंगी सीडीसी की, वो फिर बाद में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में कि कैसे उसमें उस रिपोर्ट में क्या निकल के आ रहा है और किस तरह के नए नए जो और कौन कौन से नए स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया के, उनके साथ में हम मैच करके पूरी रिपोर्टिंग करके देखेंगे कि मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो बैक्टीरियम का जो स्पेक्ट्रम है उसके साथ में और जो वायरस का जो स्पेक्ट्रम है उसके साथ में इन रिपोर्ट्स को मैच करेंगे और पता करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या इसका कनेक्शन क्या है और क्या किस तरह से ये इन्फेक्शन हुआ और क्या इसका पीछे का पूरा मामला क्या है, और ये क्या कोई बायो टेररिज्म के लिए, कोई इन्फेक्शन फैलाने के लिए कुछ मामला बन रहा है, या कोई ऐसी कोई नई चीज़ बना रहे हैं कि इससे कि ये इन्फेक्शन फैला सकें लोगों में और बाद में लोग जो है वो कुछ समय बाद मर जाएं। ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, कहीं इस तरह कोई बायो टेररिज्म का कोई प्लानिंग तो नहीं है। तो ऐसा इस तरह का एंगल वो लोग सोचते हैं आपस में कि मतलब ऐसा कुछ मामला तो नहीं है। तो इस बात को लेके बोलते ठीक है, अब हम इस मीटिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और आगे की चीज आगे का जैसा भी कोई अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस तरह से पीटरसन जो है वो पीटरसन और ये लोग अपनी मीटिंग को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। और पीटरसन बोलता है कि बोले आप लोकल एंगल आप देखिए, मैं वहाँ पे यूएस का एंगल का समझता हूँ, टाइटन फार्मास्यूटिकल्स के जो हेड हैं उन लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ, और इस तरह से उनकी मीटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। और फिर इसके बाद जूनागढ़ में इधर रात में जूनागढ़ में इधर कोलिन के पास जैसे जो फ़ोन आया था एलिस का, तो पता चलता है कि वहाँ पे एक नया जो जूनागढ़ फोर्ट में कोई ना कोई पहुँचा हुआ है, और जो विजय को फ़ोन आता है तभी कोलिन का। विजय जो है बेसिकली काफ़ी समय से अब जो फोर्ट है पिछले 1 साल से उस फोर्ट में रह रहा था, और फोर्ट में भी करीबन 50 कमरे हैं, 50 कमरे हैं हर, मतलब काफ़ी बड़ा फोर्ट है। तो अभी तक वो सारे जितने भी कमरे थे वहाँ पे वो समझ ही नहीं पाया था किस कमरे में क्या है। फिर भी वो एक 5th फ्लोर में उसको एक कमरा मिला था जिसमें कुछ बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, गोदाम टाइप का लगता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारे बंडल रखे हुए हैं जो कि रैप किए गए हैं डिफरेंट उससे उनको। तो उसमें वो कुछ आइडेंटिफाई कर रहा है, कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है, उसको कुछ अपने पिताजी का और मदर का सामान मिलता है उसको वहाँ पे, तो उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव है। तो बैठ के वही सब देख रहा है कि क्योंकि जब उनके पिताजी की और उसकी माताजी की जब डेथ हुई थी, जबकि मदर फादर की जब डेथ हुई थी, जब वो 15 साल का था, और उन लोगों की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और अचानक से एक ट्रक ने उनको कार एक्सीडेंट में पूरी तरह कुचल दिया था, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। तब विजय केवल 15 साल का था, और उसके जो चाचा जी हैं जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई महाभारत द सीक्रेट वाली सीरीज के दौरान, उनकी जो हत्या हुई, उन्होंने ही उसकी पूरी देखभाल की थी विजय को, और विजय को MIT US भेजा था पढ़ने के लिए और उसका पूरा ख्याल रखा था। उससे ज़्यादा उसके पास उसके मदर फादर को लेके बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं थी, तो वो अपनी मेमोरी मदर फादर के साथ ढूंढने के लिए उनके जो सामान जो उसमें पड़ा हुआ था, उसमें मदर फादर का भी कुछ सामान था, वो ढूंढ रहा है, देख रहा है उसमें सामान कि क्या क्या सामान है उसमें, ऐसा कुछ शायद वो कनेक्ट कर सके अपने मदर फादर के साथ में अपने आप को। तो ये सोच रहा है, तभी उसके पास कॉलिन का फ़ोन आता है कि विजय आप नीचे आइए। बोलता है कि विजय इस समय वो कॉलिन क्यों फ़ोन कर रहा है इस समय, वो तो यहीं पे फोर्ट में ही है, उसको ज़रूरत क्या है फ़ोन करने की। बोलता है बोले आप एक बार नीचे तो आके देखो, कुछ है आपके लिए। तो विजय जो है फटाफट अपना जो 5th फ्लोर पे जो रूम है जिसमें ये सारा सामान है उसको वापस से लॉक करता है और उसकी चाबी अपने पास रखता है। वो काफ़ी पॉजिटिव है उस रूम को लेके, क्योंकि उसमें उसके माता पिता का सामान है। तो वो वापस से नीचे पहुंचता है जहाँ अपने डाइनिंग हॉल में, जहाँ कोलिन, और वहाँ देखता है कि वहाँ पे एलिस बैठी हुई है वहाँ पे। तो फिर कोलिन उसको बताता है, तो एलिस को देखता ही विजय जो है बोलता है बोले ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसको क्या लेना देना यहाँ पे, इसको ये क्यों आई है यहाँ पे।
ऐसे तुरंत विजय का ये रिएक्शन होता है। तो कॉलिन तुरंत उसको रोकता है, बोलता है नहीं, बताता है सारा मामला कि बोले ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में थी, ग्रीस में ये मामला हुआ और इस तरह की प्रॉब्लम में फंसी हुई थी और वहाँ से, और इसके पास कुछ और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो आपके पास तो इतना बड़ा फोर्ट है। तो वो ये सोच के मैंने उसको बोला कि आप यहाँ आ जाओ, तो वो यहाँ आ गई है। और बेसिकली एलिस और विजय जो है इनका पहले जब ये MIT वगैरह में पढ़ते थे तब इनके साथ में एक रिलेशन था, एक पुराना रिलेशन था। एक उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी विजय की, और जिनका संबंध काफ़ी से पहले ही टूट चुका है पूरी तरह से विजय के साथ में। तो विजय उसको देखते ही बोलता है कि बोले तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और तुमने तो बोला था कि मैं कभी नहीं मिलूंगी किसी भी कंडीशन में, तो अभी यहाँ आने का क्या मतलब है। तो लेकिन वो कॉलिन को समझाता है, इसको शांत करता है कि नहीं मामला थोड़ा दूसरा है, इस समय सच में इसको हेल्प की ज़रूरत है, और फ्रेंड नहीं हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसका हेल्प ऐसे कंडीशन में। तो विजय फिर थोड़ा शांत होता है, लेकिन विजय बोलता है दोनों को, बोले एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ, मैं ऑलरेडी इंगेज हो चुका हूँ राधा के साथ में, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे इस कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट हो किसी भी तरीके से। और ये बात दोनों को, कॉलिन को और एलिस को, वो कैटेगोरिकली बताता है कि बोले इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि मेरा अभी जो रिश्ता पहले था वो था, लेकिन अभी ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है और मैं पूरी तरह से इंगेज हूँ अभी राधा के साथ में, तो मैं वहीं तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी इशू बने। और फिर वो कॉलिन को और विजय को बताती है, कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे मामला है, ये प्रॉब्लम है। तो विजय बोलता है ठीक है, हम सारी बात को हम अगले दिन सुबह सुनेंगे, और सुबह हमारी मीटिंग भी है इमरान किदवई के साथ में, तो देखते हैं और फिर सारी चीज़ें हम समझते हैं क्या कैसे आपकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो विजय बताता है कि जो फोर्ट है, वो फोर्ट में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी अपग्रेड किया हुआ है पहले से और ज़्यादा। जब से उसकी हत्या हुई थी चाचा जी की, उसके बाद से सिक्योरिटी सिस्टम को और ज़्यादा एडवांस कर दिया गया है। कोई भी इंट्रूडर, किसी भी तरह का जो है बाहरी खतरा उसमें नहीं हो सकता फोर्ट के अंदर। तो एलिस को एश्योर करता है कि वो जब तक आप इस फोर्ट के अंदर हो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, अगर तुम स्टेप आउट करोगी तभी देन ओनली यू विल बी एनी प्रॉब्लम। तो ये बात उनको बोल के वो सोने चला जाता है, और कॉलिन और एलिस भी सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह इमरान किदवई का ऑलरेडी फ़ोन आया हुआ है कि मैं पहुंचूंगा 10 बजे के आसपास, एक अर्जेंट मीटिंग है, कोई टास्क फोर्स के पास एक नया केस आया हुआ है जो उसने अभी पीटर कसन के साथ में डिस्कस किया था, उसी केस के बारे में वो डिस्कस करने के लिए आने वाला है विजय और कॉलिन के साथ में। विजय और कॉलिन बेसिकली टास्क फोर्स के वो मेंबर हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को, रिडल्स वगैरह इस तरह चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो वो एक टास्क फोर्स के मेंबर हैं। तो इमरान किदवई उनको वो सारी चीज़ें ब्रीफिंग करने के लिए आने वाला है 10-11 बजे के आसपास। और उसी समय जो है राधा का भी आने का प्लान है। तो विजय सोचता है कि बोले ये एलिस आई हुई है और फिर राधा भी आएगी, और ये लोग नाश्ता कर रहे हैं बैठ के, तो थोड़ा सा विजय को दिमाग में वो चल रहा है कि राधा आएगी तो अचानक से फिर ये कुछ मतलब अनटूवर्ड्स कुछ इस तरह से ना हो। तो वहाँ पे वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है बेसिकली, ये एलिस के कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो कॉलिन पूछता है कि भाई ये अलेक्जेंडर 3 जो तुम बोल रही हो, अलेक्जेंडर 3 कौन है? तो वो बोलती है कि अलेक्जेंडर 3 ही द अलेक्जेंडर ग्रेट है बेसिकली, इसको अलेक्जेंडर ग्रेट को ही अलेक्जेंडर 3 बोलते हैं। तो बोलती है मैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पुअर हूँ, थोड़ा ठीक से समझाओ क्या है ये मामला पूरा, और तुम्हें कैसे पता कि वो ओलंपियास की केव जो टॉम थी, और आप लोग कैसे वहाँ पे पहुँचे, कैसे एक्सकेवेशन हुआ। तो अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से कर्ट वालिस ने जो है उसको अप्रोच किया। कर्ट वालिस और उनके लोगों को बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी चलाते हैं, और उनको कुछ ट्रेसेस मिले पुराने ज़माने के, एक कहिए लकड़ी के फट्टे पे कुछ ऐसा ट्रेस मिला कि यहाँ पे ओलंपियास की केव हो सकती है, जो कि ग्रीस में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर एक्सकेवेशन कर रही थी एलिस, उस जगह पर ये केव हो सकती है। तो उस तरह के बारे में उनको जानकारी मिलती है, और फिर ये लोग वहाँ पे जाके खुदाई करते हैं, और खुदाई करने से पहले रिमोट सेंसिंग से लेके सारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ नीचे कुछ ना कुछ केव मतलब स्पेशली टॉम टाइप का कुछ है, देन ओनली वो खुदाई के लिए जाते हैं। वो ऐसे बताती है वो पूरी बात के इस तरह से हम वहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं, और फिर वो ये जो टॉम मिलती है, और टॉम मिलने के बाद और वहाँ पे हम सारा जो भी सामान है उसको निकाल रहे हैं, क्यूब वगैरह के बारे में बताती है। और उसके बाद ही सारी अपनी जो भी उसका जो घटनाएं घटती हैं, अचानक से लोग मरने लगते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं लोग, ये सब बातें बताता है। तो विजय उसको पूछता है, तो विजय उससे पूछता है कि बोले इसका मतलब है कि तुम जब स्टार वॉर्स ने डेमन को बोला कि सारे सामान को निकाल दे, और स्पेशली
क्यूब को तुम्हें बोला कि क्यूब लेके होटल में आके मिलो, तो यानी इसका मतलब वो क्यूब के पीछे लगे हुए हैं। इसका मतलब जब ऐसा विजय उसको बोलता है, तो बोलती है पता नहीं किस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। वो बोलती है मुझे नहीं पता, क्यूब के पीछे हैं। तब उसको याद आता है कि क्यूब तो उसके पास बैग में ही है, बैकपैक में उसने रख लिया था, बैकपैक में अपने साथ में क्यूब। तो विजय बोलता है कि नहीं, होना हो ये मामला क्यूब से जुड़ा हुआ लगता है। और वो बोलती है, एलिस बोलती है कि छोटे से क्यूब के लिए जो कि आइवरी क्यूब्स है, तो विजय बोलता है कि आइवरी तो उस ज़माने में होते नहीं थे। मैसेडोनिया और ग्रीस में आइवरी यानी हाथी दांत के बनी हुई सामान का मिलना एक अपने आप में एक अजीबोगरीब बात बताती है इसमें। तो ये तो पॉसिबल, थोड़ा सा अजीब बात लग रही है इसमें। और उनको लेकिन ये बात भी समझ में नहीं आती कि उन डायरेक्टर्स को कैसे पता कि उस केव के अंदर ये आइवरी क्यूब है। तो वो बोलती है हाँ, ये बात तो मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता होगी। तो वो पूछता है विजय कि क्या तुमने उनको वो फोटोग्राफ वगैरह जो आपने खींचे थे वहाँ पे वो सब दे दिए या लैपटॉप में वो अपलोड कर दी थी कि जब होटल छोड़ा था, जब आप भाग रही थी? तो बोलती है मैं करने ही वाली थी, सारे फोटोग्राफ वगैरह लैपटॉप के अंदर अपलोड करने वाली थी, लेकिन तभी ये सब घटनाएं घटी। तो मैंने क्या किया, मैं बाद में अपलोड कर लूँगी ये सोच के मैंने उसका चिप जो है कैमरे का निकाल के अपने उसमें बैकपैक में रख लिया था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और तो विजय बोलता है इसका मतलब यह है कि उनके पास जो है ना तो फोटोग्राफ हैं क्यूब के, ना टॉम के फोटोग्राफ हैं, और ना ही उनके पास ओरिजिनल क्यूब है। इसका मतलब वो पूरी तरह से क्यूब के पीछे हैं। जो भी लोग हैं वो क्यूब के पीछे लगे हुए हैं, उनको वो क्यूब चाहिए, इसीलिए वो सारा का सारा उन्होंने ये सारा इश्यूज़ क्रिएट किया तुम्हारे साथ में। तो बोलती हो सकता है कि इसी तरह से कुछ हो। तो फिर वो कहाँ बताती है ओलंपियाज के बारे में, वो पूछता है कॉलिन, तो ये ओलंपियाज है कौन बेसिकली, वो कॉलिन पूछता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बताती है कि ओलंपियाज जो बेसिकली ये फिलिप की जो है वो वाइफ थी। फिलिप यानी अलेक्जेंडर के जो फादर थे उनकी वाइफ थी, यानी अलेक्जेंडर की मदर थी ओलंपियाज। और ओलंपियाज जो है बेसिकली जो है अलेक्जेंडर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शासन था उसको संभालने की कोशिश करती है, पूरी तरह से उसका जो सिंहासन को संभालने की कोशिश करती है। अलेक्जेंडर के बेटे को जो है वो राजा बनाने की कोशिश करती है। तो कई डिफरेंट जो कमांडर्स थे जो उस दौरान के, उनके साथ में मिल के वो कोशिश करती है कैसे भी करके उस शासन को चला सकें कि। लेकिन एक कमांडर था अलेक्जेंडर का, कैसेंडर बहुत चिढ़ता था बेसिकली ओलंपियाज से। तो कैसेंडर नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से कि ओलंपियाज जो है इस पर राज करे या ओलंपियाज के साथ में जो कोई और इसमें इन्वॉल्व हो। तो इसी बीच में कैसेंडर जो है उसके खिलाफ साजिश रचता है और जो है वो सीज कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है ओलंपियाज को और उसकी एग्जीक्यूट कर देता है, उसकी मृत्यु, उसको मार देता है वो कैसेंडर। और उसके बाद जो इसकी जो टॉम्ब है वो फिर उसके बाद के कुछ जो कमांडर्स थे जो एटलीस्ट ओलंपियाज के तरफ थोड़ा सा वो रखते थे, फेथफुल थे, वो लोग उसकी टॉम्ब कहीं और बनवाते हैं जो कि अननोन थी अभी तक 2500 सालों तक। अभी तक किसी को पता नहीं था कि ओलंपियाज की टॉम्ब कहाँ पर है, किसी को भी पता था, कोई कैसेंडर को तो कोई इससे मतलब था ही नहीं कि उसकी टॉम्ब का क्या होना है। किसी भी तरह से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको तो मतलब था कि जो शासन था उसके ऊपर उसका कब्जा हो जाए। ऐसा वो इसको ब्रीफ हिस्ट्री बताती है ग्रीक के बारे में, ग्रीक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी देती है कॉलिन को और विजय को। तो इस तरह से जानकारी मिलती है उनको। तो इसी बीच में राधा भी वहाँ पहुँच जाती है और राधा पहुँचती है तो तुरंत कॉलिन बताता है कि ये एलिस है, इसके साथ में ऐसा घटना हुई। जिससे कि पहले वो कुछ पूछे उससे पहले ही कॉलिन उसको ब्रीफ कर देता है इस बारे में सारी बातें। तो राधा बोलती है नहीं मुझे भी बताओ, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट, मतलब आप भी बताओ क्या है पूरा। तो वो वापस से उसको पूरी कहानी बताती है, वो क्यूब के बारे में बताती है। तभी विजय बोलता है क्यों ना तुम वो उस क्यूब को लेके तो आओ जरा देखते हैं वो क्यूब क्या है। तो वो अब इसमें आगे कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वो क्यूब में ऐसा क्या है, और या क्या ये लोग क्यूब जो है वो आइवरी वाला जो क्यूब है उसमें कुछ, जैसे मैंने बताया था कि उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो एलिस ने उस समय देखी थी जब उसने क्यूब निकाला था टॉम से। तो उसमें कुछ जो इंस्क्रिप्शन है उनसे कुछ संबंध कहीं पे कोई जुड़ता है क्या। तो ये अब हम आगे आपने स्टोरी में देखेंगे कि आगे कैसे वो क्यूब को डेसिफर कर पाते हैं, यानी उसका राज कुछ खोल पाते हैं या नहीं खोल पाते। और इधर जो 100 बॉडी जो टाइटन फार्मास्यूटिकल्स न्यू दिल्ली में मिली, उनका आगे क्या रिसर्च निकल के आती है कि जो बैक्टीरियम जो उनको मिलता है, जो बायोफिल्म बना लेता है बैक्टीरियम, जो 4-5 साल ह्यूमन इम्यूनिटी से बचा रहता है और उसके बाद अचानक से उनको इन्फेक्शन होता है और वो सारे लोग मर जाते हैं और उनकी बॉडी को भी वापस से गोली मार दिया जाता है वहाँ पे, उसी और पूरी लैब को आग लगा दी जाती है। तो ये क्या कवर अप है, मतलब ये क्या है ये पूरा मामला, ये थोड़ा सा कुछ अलग ही टाइप का मामला लग रहा है।
तो इसके बारे में हम आगे अगले एपिसोड में समझेंगे। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखें, जिससे कि आपको सारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और शुरू से आखिर तक आपने अगर देखा ही है तो आपको समझ में आता रहेगा। और कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ में, कहीं पे हो सकता है कुछ स्लिप ऑफ टंग हुआ हो कहीं कहीं कुछ नाम को लेके, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप ही उस चीज़ को, या फिर आप क्वेरी में डाल सकते हैं, मैं आपको एक एक उसका आंसर दूंगा। तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में कि कैसे आगे बढ़ती है कहानी, क्यूब को डेसिफर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ये लोग, और उधर वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला है किदवई उनके पास बायो टेररिज्म से लेके, ये सारी चीज़ें हम आगे अगले वाले पार्ट में समझेंगे।